और उसके साथ ही इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस जो सीपीयू को प्राप्त होती हैं या सीपीयू अन्य कंपोनेंट्स को प्रदान करता है। इसमें सबसे पहला पार्ट है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो सभी तरह के लॉजिकल ऑपरेशंस को करती है। अर्थात जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं कंप्यूटर में वो सारे इस ALU यूनिट के द्वारा ही किए जाते हैं। दूसरी यूनिट जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है वो है CU के रूप में कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस या निर्देशों को प्राप्त करती रहती है और उन्हें डिकोडिंग का काम कंट्रोल यूनिट को ही करना होता है। इस प्रक्रिया के लिए जब भी उसे ALU की जरूरत पड़ती है ALU को भी वो कॉल कर सकती है। इसी तरह से तीसरी जो CPU के इनसाइड एक यूनिट अवेलेबल रहती है वो है मेमोरी, जिसका मुख्य कार्य इनपुट और आउटपुट निर्देशों को स्टोर करना होता है जो एक CPU के द्वारा दिए जाते हैं। अर्थात जो भी इनपुट प्राप्त की जाती है या जो भी आउटपुट CPU देना चाहता है वो सारी उस मेमोरी सेगमेंट में स्टोर की जाती है जो CPU निर्देशित करता है। इस प्रकार से CPU इन सभी कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। हमारे पास यहाँ कुछ CPUs के उदाहरण अवेलेबल हैं जिनकी जानकारी हम लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है P3, जिनके मुख्य प्रोसेसर्स 500 मेगाहर्ट्ज से लेके 1000 मेगाहर्ट्ज के बीच में अवेलेबल हैं। मेगाहर्ट्ज एक क्लॉक यूनिट है। मेगाहर्ट्ज हमारे प्रोसेसर की स्पीड को इंडिकेट करता है, परंतु ये जरूरी नहीं कि जितने आपके मेगाहर्ट्ज ज्यादा हो उतना ही आपका प्रोसेसर भी फास्ट हो, क्योंकि प्रोसेसर में और भी काफी सारे एलिमेंट रहते हैं जैसे कि कोर आर्किटेक्चर और साथ ही मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम। परंतु फिर भी कुछ हद तक आप यदि मेगाहर्ट्ज को देखते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड क्या है। इसी तरह से हमारे पास पेंटियम P4 जो है वो 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज तक अवेलेबल हैं, 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज तक अवेलेबल हैं। इसमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि जब मेगाहर्ट्ज 1000 हो जाते हैं तो हम उन्हें 1 गीगाहर्ट्ज कह सकते हैं। इस तरह से 3 गीगाहर्ट्ज का मतलब 3000 मेगाहर्ट्ज है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्यूल कोर आर्किटेक्चर के प्रोसेसर्स हैं उनमें मुख्य प्रोसेसर्स की स्पीड 1.6 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज के बीच में अवेलेबल रहती है। इंटेल पेंटियम ड्यूल कोर आर्किटेक्चर जो है वो डिफरेंट रहता है पेंटियम 4 से। यदि हम 1.6 ड्यूल कोर की बात करें और 1.6 P4 की बात करें तो कोर आर्किटेक्चर के कारण ड्यूल प्रोसेसर्स बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं P4 से। इसी तरह से नेक्स्ट इंटेल सीरीज में एक और प्रोसेसर है जो बहुत ज्यादा फास्ट है, वो है कोर ड्यू। तो कोर ड्यू प्रोसेसर की जो स्पीड रहती है वो भी 1.6 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज है। वही बात बताना जरूरी है कि जरूरी नहीं कि आपकी गीगाहर्ट्ज स्पीड ज्यादा हो तो आपके प्रोसेसर की प्रोसेसिंग भी फास्ट हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोर ड्यू जो 1.6 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर्स हैं उनकी स्पीड अपने कोर आर्किटेक्चर के कारण ड्यूल कोर और P4 जो 1.6 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर हैं उनसे ज्यादा रहती है। इंटेल की जो नई सीरीज है i3, i5 और i7 के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, जिसमें i3 2.93 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर का एग्जांपल है। इसी तरह से i5 2.8 गीगाहर्ट्ज और i7 जो है वो 2.66 गीगाहर्ट्ज का एग्जांपल अवेलेबल है। इसमें भी यही खास बात है कि इनके जो कोर आर्किटेक्चर हैं बहुत ज्यादा बढ़िया है। इनकी जो मल्टी थ्रेडिंग कैपेबिलिटीज हैं वो भी बहुत बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से इन प्रोसेसर्स की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे हमने पहले बताया था आपको कि हमारे पास इंटेल और AMD दो मुख्य कंपनियां हैं जो प्रोसेसर्स में डील अप करती हैं। इनमें AMD सीरीज के प्रोसेसर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनकी अपनी क्षमताएं हैं। AMD सेम्प्रोन के नाम से सीरीज अवेलेबल है, AMD एथलॉन के नाम से और AMD फिनोम के नाम से भी एग्जाम्पल के रूप में यह सीरीज अवेलेबल है। इनका प्रयोग हम AMD मदरबोर्ड के साथ कर सकते हैं। AMD मुख्यतः गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए या परफॉर्मेंस के लिए बहुत बढ़िया माने जाते हैं। कंप्यूटर में जो नेक्स्ट एलिमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है उसकी रैम। रैम का पूरा मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक रफ मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है कंप्यूटर में, जिसमें वो सभी इंस्ट्रक्शंस और एड्रेसेस को स्टोर करता है और तब तक उनका प्रयोग करता रहता है जब तक कंप्यूटर को पावर मिलती रहती है। इसीलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अर्थात यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं कंप्यूटर में, उदाहरण के लिए कोई पेंटिंग बना रहे हैं और किसी कारण से आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है और उसको पावर मिलनी बंद हो जाती है, तो आप जब दोबारा कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपका कोई भी कार्य आपको वापस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो एक तरह से टेम्प मेमोरी अर्थात रैम में स्टोर था और जैसे ही आपका कंप्यूटर शट ऑफ हुआ या बंद हुआ, आपकी जितनी भी पेंटिंग थी वो सब
वो सब वोलेटाइल मेमोरी होने के कारण खत्म हो गई, और इस कारण से रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसको हम प्राइमरी स्टोरेज के रूप में भी जानते हैं। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब से लेके जब तक आप कंप्यूटर बंद नहीं करते तब तक का सारा काम आप रैम में करते हैं, जब तक कि आप उसे हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं करते, अर्थात सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर नहीं करते। तब तक सारा काम आपकी कंप्यूटर की रैम में ही किया जाता है। रैम कई प्रकार की अवेलेबल है जो आप अपने मदरबोर्ड के अनुसार चुन सकते हैं। रैम में सबसे पहली कैटेगरी एसडी रैम है, जो पहले प्रयोग की जाती थी, जो कि P3 और P4 प्रोसेसर्स के लिए प्रयोग की जाती थी। इसका पूरा नाम है सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इनके जो मुख्य साइज अवेलेबल रहते थे वो 64 MB, 128 MB और 256 MB में रहते थे। इनका मुख्य प्रयोग पुराने कंप्यूटर्स में किया जाता था और अब इनका प्रयोग नहीं किया जाता। उसके पश्चात हमारे पास जो रैम अवेलेबल है वो है DDR1। इसका पूरा मतलब है डबल डेटा रेट 1। P4 कंप्यूटर्स की जो सीरीज है या एथेलोन फिनोम के जो पुराने प्रोसेसर्स के जो बोर्ड हैं उनमें DDR1 के लिए स्लॉट अवेलेबल रहता है, अर्थात उन मदरबोर्ड्स पे आप DDR1 का प्रयोग कर सकते हैं। DDR1 में जो मुख्य साइजेस अवेलेबल रहते हैं वो 128 MB, 256, 512 और 1 GB तक अवेलेबल रहते हैं। DDR1 भी अब आउटडेटेड हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारे पास रैम उपलब्ध है वो है DDR2 डबल डेटा रेट 2। इलेक्ट्रॉनिकली डेवलपमेंट के कारण रैम के जो टाइप्स हैं वो भी बदलती हैं समय समय पर, जिससे कि वो पुराने मदरबोर्ड्स को सपोर्ट करना छोड़ देती है और उनके हिसाब से नए मदरबोर्ड्स मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। इनमें DDR2 भी अवेलेबल है। DDR2 का पूरा मतलब है डबल डेटा रेट 2। ये P4 ड्यूल कोर Core2Duo प्रोसेसर्स को सपोर्ट करती है। इनमें 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB और 4 GB तक की रैम्स अवेलेबल होती हैं। परंतु जो लेटेस्ट रैम अवेलेबल है मार्केट में वो है DDR3 डबल डेटा रेट 3। ये आजकल के मदरबोर्ड्स को सपोर्ट करती हैं जिनमें ड्यूल कोर Core2Duo, i3, i5, i7, सेम्प्रॉन, एथेलोन, फिनोम लगभग सभी प्रोसेसर्स जो आजकल के सभी नए बोर्डों को सपोर्ट करते हैं उनमें आप DDR3 रैम का प्रयोग कर सकते हैं। ये रैम 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB तक के साइजेस में उपलब्ध है। यहाँ ये भी ध्यान देना जरूरी है कि SD रैम, DDR1 और DDR2 जो रैम्स हैं इनमें जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का विकास होता जा रहा है उस प्रकार से इनका रेट भी कम हुआ है। SD रैम महंगी आती थी जबकि DDR1 उससे थोड़ी सी सस्ती, DDR2 DDR1 से भी सस्ती और DDR जो 3 है वो इन तीनों से सस्ती रैम है और मार्केट में अवेलेबल है नए बोर्ड्स के लिए। यदि हम बात करें इनमें क्या डिफरेंस है, देखने से आप कुछ हद तक इनमें डिफरेंस चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल उपलब्ध है। उदाहरण के लिए सबसे पहले अवेलेबल है SD रैम। SD रैम में यदि आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे 2 कट अवेलेबल हैं। जो भी SD रैम के बोर्ड सपोर्ट करते थे उनमें भी 2 कट्स अवेलेबल रहते थे और इस रैम को उन मदरबोर्ड्स में लगा सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनमें 2 कट होते हैं और उनकी जो चिप साइज होता है वो भी बड़ा होता है। इसी तरह से नेक्स्ट कैटेगरी की जो रैम है वो DDR1 रैम है। इनमें भी यदि आप देखें तो चिप का साइज बड़ा है परंतु इसमें एक ही कट है और ये कट ये जानकारी देता है कि ये DDR1 रैम है। DDR1 रैम देखिए SD रैम से बिल्कुल भिन्न है क्योंकि SD रैम में 2 कट अवेलेबल है परंतु DDR1 में केवल एक ही कट अवेलेबल है। जिन मदरबोर्ड्स पे DDR1 को सपोर्ट किया जा सकता है उन्हीं पे केवल DDR1 काम करेगी। इसका अर्थ यह है कि जिस बोर्ड पे SD रैम लग सकती है उसमें मैं DDR1 का प्रयोग नहीं कर सकता और इसी तरह से जिसमें DDR1 रैम का प्रयोग किया जा सकता है उसमें SD रैम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात नेक्स्ट जो रैम है वो है DDR2। DDR2 की जानकारी यहाँ से लें तो इनकी चिप्स जो है वो थोड़े से छोटे साइज की हैं। यदि आप DDR1 के मुकाबले इन चिप्स को देखें तो ये जो चिप है ये छोटी है DDR1 और SD रैम के मुकाबले। इनका जो कट रहता है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है DDR1 के मुकाबले। यदि आप यहाँ देखें तो इस सीरीज में DDR1 का कट इस तरफ अवेलेबल है जबकि DDR2 थोड़ा सा पीछे की तरफ कट अवेलेबल है। लास्ट जो हमारे पास रैम अवेलेबल है वो है DDR3। DDR3 जो रैम है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली कंपोनेंट क्योंकि डेवलप हो गए हैं, हमारे पास और छोटी चिप्स अवेलेबल हो गई हैं, परंतु इनमें भी कट का फर्क है। DDR3 और DDR2 में भेद करने के लिए आप कट देख सकते हैं। कट इसमें भी थोड़ा सा और पीछे होता है, DDR2 से भी थोड़ा सा और पीछे। इस तरह से आप कट का ध्यान रखते हुए रैम को निर्धारित कर सकते हैं।
साथ ही ये भी जरूरी है कि जिस बोर्ड में DDR1 लगाई जा सकती है उसमें DDR2, 3 और SDRAM नहीं लग पाएगी। इसी तरह से DDR3 वाले बोर्ड में आप DDR2, DDR1 और SDRAM नहीं लगा पाएंगे। इसका एक अर्थ ये भी हुआ कि यदि किसी कारण से मदरबोर्ड खराब हो जाता है और आप नया बोर्ड डलवाते हैं तो आपको हो सकता है उसके साथ साथ उस बोर्ड के अकॉर्डिंग रैम भी नहीं परचेज करनी पड़े, क्योंकि यदि आपका मदरबोर्ड पुरानी रैम को सपोर्ट करता है, उदाहरण के लिए DDR1 को, और आप नया बोर्ड परचेज करते हैं जो DDR3 को सपोर्ट करता है, तो उस केस में DDR1 जो रैम है जो आपके पास पहले से पड़ी हुई है वो DDR3 वाले बोर्ड में आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर में। ये मुख्यतः वो पार्ट होता है जिस पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है और जिसके द्वारा ही आपका कंप्यूटर रन करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्ड डिस्क पे स्टोर किया जाता है और हार्ड डिस्क से ही आपका जो कंप्यूटर है वो फिर से बूट करता है। आप किसी भी प्रकार का डेटा अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। इस प्रकार की स्टोरेज को सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं और इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि एक बार यदि आप इसमें कुछ स्टोर कर देते हैं और कंप्यूटर ऑफ करने के पश्चात दोबारा आप वही फाइलें अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से वापस प्राप्त कर सकते हैं किसी भी समय। ये बिल्कुल रैम से अलग है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें जब तक आपकी कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक आपके पास वो चीजें बनी रहती हैं, परंतु हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है और साथ ही नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। आप इसमें कुछ स्टोर कर दे तो आप कभी भी इसको दोबारा वापस पा सकते हैं, तो कभी भी आप वो फाइल दोबारा आप ओपन कर सकते हैं। हार्ड डिस्क की बात करें तो हमारे पास मुख्यतः 3 तरह की हार्ड डिस्क अवेलेबल रहती हैं। सबसे पहली है पाटा। पाटा का पूरा नाम है पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसको हम आईडी ड्राइव्स भी कहते हैं। इसमें मुख्यतः 40 पिन रहते हैं जिसके द्वारा ये मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट की जाती है। पाटा हार्ड डिस्क या आईडी हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ जोड़ने के लिए पाटा केबल्स का प्रयोग किया जाता है। आप एक आईडी केबल से 2 हार्ड डिस्क भी जोड़ सकते हैं। इसी तरह से इनका जो साइज अवेलेबल रहता है वो 10 GB, 40 GB, 80 GB और इसके अलावा भी काफी सारे साइजेस अवेलेबल रहते हैं। इसी तरह से हमारे पास दूसरी टाइप की जो हार्ड डिस्क है वो है साटा, जिसका पूरा नाम है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साटा हार्ड डिस्कें बिल्कुल टेक्नोलॉजी में नहीं है। ये आईडी हार्ड डिस्कों से बहुत ज्यादा फास्ट होती है, परंतु इसमें एक हार्ड डिस्क को जोड़ने के लिए एक केबल प्रयोग की जाती है। अर्थात यदि आपको 2 हार्ड डिस्कें लगानी है साटा तो आपको 2 केबल्स प्रयोग करनी पड़ेंगी। इसी के साथ इनकी जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है ये बहुत ज्यादा तेज होती है। ये आईडी से बहुत ज्यादा तेज होती है। ये हमारे पास 40 GB, 80 GB, 320 GB, 500 GB और 1000 GB के साइजेस और इसके अलावा भी काफी सारे साइजेस में उपलब्ध रहते हैं। इन दोनों हार्ड डिस्कों को, पाटा और साटा को, आप कंप्यूटर में इंटरनली लगा के उन पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और ये कंप्यूटर के कैबिनेट के अंदर फिट की जाती हैं। इसके अलावा एक और हार्ड डिस्क हमारे पास अवेलेबल है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का अर्थ बाहर से प्रयोग की जाने वाली हार्ड डिस्क से है, जो कि एक USB केबल के साथ अवेलेबल रहती है। इस प्रकार की हार्ड डिस्क का सबसे बड़ा लाभ ये रहता है कि आप अपने डेटा को बड़ी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें डेटा स्पीड भी हाई रहती है क्योंकि ये USB के द्वारा काम करती है। इनके जो साइजेस अवेलेबल रहते हैं वो है 80 GB, 320 GB, 500 GB और 1000 GB। यदि इन तीनों में हम अंतर देखें तो हमारे पास इन पिक्चर्स के साथ हम अंतर पहचान सकते हैं। सबसे पहले जो हार्ड डिस्क दिखाई गई है इसको हम पाटा या आईडी हार्ड डिस्क कहते हैं, जिसमें ये जो पिने हैं ये डेटा केबल यानी कि आईडी केबल के लिए अवेलेबल रहती है। उसके अलावा जो बीच वाली पिने हैं ये वाली पिने जंपर सेटिंग्स के लिए और लास्ट वाली जो पिने रहती हैं वो हार्ड डिस्क को पावर सप्लाई देने के काम में आती हैं, जो कि पेरिफेरल्स कनेक्टर होते हैं जो SMPS में लगे होते हैं। इसी के अलावा जो साटा हार्ड डिस्क होती है उनमें 2 छोटे छोटे कनेक्टर होते हैं। जो सबसे छोटा कनेक्टर है वो साटा केबल को अटैच करने के लिए, जो इस हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ जोड़ता है, और दूसरा जो कनेक्टर होता है वो पावर कनेक्टर के रूप में हार्ड डिस्क को पावर देने के काम में आता है। तीसरी जो हमारे पास हार्ड डिस्क, जैसे हमने जानकारी ली, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है जिसमें एक USB केबल साथ में रहती है। ये हार्ड डिस्क एक केसिंग के अंदर रहती है। आप इस हार्ड डिस्क को कभी भी अपने कंप्यूटर के USB पोर्ट के साथ
अटैच करके डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ हम जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार की केबल्स का प्रयोग हम किस प्रकार की हार्ड डिस्क के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले हम पाटा हार्ड डिस्क की जानकारी लेते हैं। इसमें जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था, जो बड़े वाला पोर्ट जिसमें बहुत ज्यादा पिनें थी, उसके साथ हम आईडी केबल को जोड़ सकते हैं। आईडी केबल कुछ इस तरह की होती है जिसमें आपके पास 3 कनेक्टर अवेलेबल रहते हैं। इन तीनों में से एक कनेक्टर तो मदरबोर्ड के साथ जोड़ दिया जाता है, बाकी 2 कनेक्टर्स में आप 2 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं या एक हार्ड डिस्क या एक डीवीडी राइटर लगा सकते हैं। इस तरह से आईडी केबल आपकी आईडी हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ जोड़ने का कार्य करती है। और दूसरे आपके पास जो पेरिफेरल कनेक्टर्स होते हैं, जो पाटा पावर केबल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनको कुछ इस तरह से हम हार्ड डिस्क के साथ लगा सकते हैं। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो रेडिश साइड इन साइड है दोनों तरफ। यहाँ भी डेटा केबल पे रेडिश साइड और यहाँ पे पावर केबल पे रेडिश साइड इन साइड है। दूसरी सबसे खास बात ये रहती है कि यहाँ पे आईडी केबल के पास एक लॉक अवेलेबल रहता है। यदि आप इस पिक्चर में देखें तो हल्का सा उभार है जो कि एक लॉक की तरह है। बिल्कुल हार्ड डिस्क में फिट करने के लिए यहाँ पे एक होल रहता है। जब आप इस केबल को हार्ड डिस्क के साथ लगाते हैं तो उस होल और इस उभार का ध्यान रखते हुए आप दोनों को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी हार्ड डिस्क है वो है साटा हार्ड डिस्क। साटा हार्ड डिस्क में फिर से 2 केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पहली होती है साटा डेटा केबल। इसका एक सिरा हम हार्ड डिस्क के साथ जोड़ते हैं और दूसरा सिरा जो है मदरबोर्ड के साथ जोड़ते हैं, जिसके साथ हम इस हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ जोड़ सकते हैं। इसी तरह से साटा पावर कनेक्टर भी अवेलेबल रहता है। जो बड़े वाली साइड है वो पावर कनेक्टर को रिप्रेजेंट करती है और आप इस पावर कनेक्टर के साथ ही हार्ड डिस्क को पावर दे सकते हैं, जिससे कि हार्ड डिस्क कार्य करती है। साटा केबल्स को कनेक्ट करते समय एल शेप का ध्यान रखना चाहिए। आपके पास साटा डेटा केबल और साटा पावर केबल दोनों में एल जैसी शेप बनी होती है और वैसे ही शेप आपके पास हार्ड डिस्क में भी बनी होती है। तो शेप का ध्यान रखते हुए आपको ये कनेक्टर लगाना होता है। अब हम बात करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि पाटा केबल्स में जंपर सेटिंग्स होती हैं। अब हम जानकारी लेते हैं जंपर सेटिंग्स की। जो हमारे पास आईडीई हार्ड डिस्कें अवेलेबल रहती हैं, जिनको हम पाटा हार्ड डिस्क भी कहते हैं, उनमें जंपर सेटिंग्स के लिए बीच में कुछ पिन्स अवेलेबल रहती हैं। इनमें आप जंपर लगा के हार्ड डिस्क की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क मुख्यतः 2 तरह से प्रयोग की जा सकती है, मास्टर या स्लेव। यदि आप जंपर को पहले 2 पिनों के साथ जोड़ते हैं, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है, तो आप इस हार्ड डिस्क को मास्टर की तरह प्रयोग कर सकते हैं। मास्टर बनाने का अर्थ ये होगा कि आपका जो कंप्यूटर स्टार्ट होगा वो इस मास्टर हार्ड डिस्क से होगा, और यदि आपके पास एक से अधिक हार्ड डिस्कें हैं तो दूसरी हार्ड डिस्क को आप स्लेव बना सकते हैं। इसके लिए आपको जंपर जो है वो दूसरे नंबर की पिनें हैं वहां अटैच करना है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिखाया गया है। यहाँ पे खास बात यह है कि जो आपकी मास्टर ड्राइव रहती है, आपका कंप्यूटर उस मास्टर ड्राइव से बूट करता है, जबकि जो आपकी स्लेव ड्राइव रहती है वो साथ में एज अ सेकंड हार्ड डिस्क जुड़ी रहती है। कंप्यूटर ऑन होने के पश्चात आप मास्टर और स्लेव दोनों की ड्राइव्स देख सकते हैं। आप चाहें तो इनमें डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट रहती है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है उनकी जो मास्टर और स्लेव की सेटिंग्स होती हैं वो एक लेबल के रूप में आपकी हार्ड डिस्क पे चिपकी रहती हैं। यहाँ जो सेटिंग्स दिखाई गई हैं ये एग्जाम्पल के तौर पे हैं। आपकी हार्ड डिस्क की सेटिंग्स अलग हो सकती हैं। आईडी हार्ड डिस्क में इंस्ट्रक्शन पेज को अवश्य पढ़ें ताकि आप जंपर को सही तरीके से कनेक्ट कर पाएं। हार्डवेयर जो हमारे पास अवेलेबल है वो है कीबोर्ड के रूप में। कीबोर्ड, जैसे कि हमने पहले भी जानकारी दी, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके साथ आप कंप्यूटर को टाइप करके कमांड्स दे सकते हैं। इसमें कीबोर्ड कई प्रकार के अवेलेबल हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल है PS2। जैसे हमने मदरबोर्ड की नॉलेज लेते समय हमने PS2 पोर्ट्स देखे थे, तो कीबोर्ड के साथ यहाँ पे PS2 कनेक्टर्स होते हैं। इन कनेक्टर्स को आप PS2 पोर्ट में लगाते हैं, जिससे कि आपका कीबोर्ड मदरबोर्ड के साथ जुड़ जाता है। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो PS2 कीबोर्ड है उनका कनेक्टर का और जो पोर्ट का कलर होता है वो पर्पल होता है। इसी तरह से दूसरे टाइप के जो कीबोर्ड अवेलेबल हैं वो है USB कीबोर्ड्स। USB कीबोर्ड में PS2 कनेक्टर के बजाय USB कनेक्टर दिया जाता है, जिसको आप चाहें तो कैबिनेट के फ्रंट पैनल में और चाहें तो कैबिनेट के पीछे मदरबोर्ड के साथ USB पोर्ट्स में लगा सकते हैं।
ये कनेक्टर कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं और आप इस USB पोर्ट्स में इन्हें लगा सकते हैं। खास बात यह है कि आप कोई भी USB पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं USB कीबोर्ड को लगाते समय। तीसरे प्रकार के हमारे पास कीबोर्ड अवेलेबल रहते हैं वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड्स में आपको वायर्स की जरूरत नहीं रहती। इसमें वायरलेस कीबोर्ड के साथ एक डोंगल अवेलेबल रहती है। इस डोंगल को आपको कंप्यूटर के साथ लगाना होता है USB पोर्ट में और आपका कीबोर्ड आपके कंप्यूटर से इस डोंगल के साथ कनेक्ट करके काम करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से इन कीबोर्ड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास माउस है। माउस जो कि एक इनपुट डिवाइस है, इसको भी आप अपने CPU के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि ये कमांड्स देने के लिए अपने कर्सर या पॉइंटर का प्रयोग करता है। इसमें यदि आप देखें तो 3 तरह के माउस हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले PS2 में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हरे रंग के कनेक्टर्स होते हैं और बिल्कुल हरे रंग का ही पोर्ट अवेलेबल रहता है आपके मदरबोर्ड के बैक साइड पे। आप ये जो PS2 माउस होते हैं ये केबल बेस्ड माउस होते हैं, इनको आप मदरबोर्ड के साथ अटैच करके प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे प्रकार के जो माउस होते हैं वो है USB माउस। USB माउस में PS2 कनेक्टर के बजाय एक USB कनेक्टर दिया जाता है जिसको आप USB पोर्ट्स में लगा के प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी USB पोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं अपने माउस को कनेक्ट करने के लिए। तीसरी तरह के जो माउस हमारे पास अवेलेबल है वो है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस की खास बात ये होती है कि इनमें किसी भी केबल की आवश्यकता नहीं होती। इसमें वायरलेस माउस के साथ आपको एक डोंगल मिलती है। वो डोंगल आप अपने CPU में USB पोर्ट में लगा के माउस को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे वायरलेस माउस बिना तार के आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है और कार्य करने लगता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और उपयोगी कंपोनेंट है जो कंप्यूटर असेंबल करते समय चाहिए, वो है DVD राइटर। DVD राइटर का जो प्रयोग किया जाता है वो DVD को प्ले करने में और DVDs को बर्न करने अर्थात DVD बनाने में किया जाता है। यहाँ हम DVD राइटर्स के इवैल्यूएशन को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ CD-ROM का एग्जाम्पल उपलब्ध है। सबसे पहले कंप्यूटर की इवैल्यूएशन के साथ CD-ROM अवेलेबल हुए। CD-ROM जो थे वो CD को रीड कर पाते थे परंतु CDs को राइट नहीं कर सकते थे। अर्थात आप उससे CD प्ले तो कर सकते थे परंतु आप उससे नई CD बना नहीं सकते थे। इसी तरह से उनमें ना DVD रीड की जा सकती थी और ना DVD राइट की जा सकती थी। अभी भी पुराने कंप्यूटर्स में CD-ROM आपको मिल जाएंगे। उसके पश्चात नंबर 2 पे हमारे पास है CD राइटर। CD राइटर CD को राइट करने की क्षमता के साथ आए। CD राइटर्स में आप CD प्ले कर सकते हैं अर्थात रीड कर सकते हैं, साथ ही आप CD को राइट भी कर सकते हैं, परंतु इसमें आप DVD को ना तो रीड कर सकते हैं और ना DVD को राइट कर सकते हैं। इसके पश्चात नंबर 3 पे है हमारे पास DVD-ROM। DVD-ROM की खास बात ये थी कि इससे आप CD बना भी सकते हैं, CD प्ले भी कर सकते हैं, साथ ही साथ ये DVDs को भी प्ले करता था, परंतु इसमें आप DVD बना नहीं सकते। आजकल हमारे पास कंप्यूटर बनाते समय DVD राइटर्स लगाए जाते हैं। DVD राइटर्स की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आप CD हो या DVD रीड करना हो या राइट करना हो, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसमें आप CD को रीड कर सकते हैं अर्थात प्ले कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप CD बनाना चाहते हैं कोई नहीं तो वो भी बना सकते हैं। इसी तरह से DVD रीड कर सकते हैं और DVD राइट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप DVD राइटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी DVDs और CDs रीड राइटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल रहती हैं, अर्थात आप चाहें तो उनपे डेटा डाल के दोबारा वो डेटा डिलीट करके नए सिरे से डेटा उस पे डाल सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार के DVD राइटर्स का प्रयोग इन रीराइटेबल CDs और DVDs के साथ भी किया जा सकता है। जैसे प्रकार हमारे पास हार्ड डिस्क में अवेलेबल है, उसी प्रकार के टाइप्स हमारे पास राइटर्स में अवेलेबल हैं। मुख्यतः राइटर 3 तरह के अवेलेबल हैं मार्केट में। सबसे पहले ID DVD राइटर, दूसरा राइटर है SATA DVD राइटर और तीसरा USB DVD राइटर। ID DVD राइटर की पहचान ये है कि इनके जो पोर्ट होते हैं, एक ID केबल लगाने के लिए और दूसरा पावर कनेक्टर लगाने के लिए, ये दोनों बड़े होते हैं। और आप यदि ध्यान दें तो यहाँ पे ID केबल के लिए बहुत बड़ा पोर्ट अवेलेबल रहता है। ID केबल में मुख्यतः 3 कनेक्टर अवेलेबल रहते हैं, जिनमें एक कनेक्टर मदरबोर्ड के साथ जोड़ दिया जाता है, बाकी 2 कनेक्टर के साथ आप हार्ड डिस्क
या डीवीडी राइटर लगा सकते हैं और उनको आप जंपर सेटिंग्स की सहायता से मास्टर और स्लेव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप पावर कनेक्टर का प्रयोग डीवीडी राइटर्स को पावर देने के लिए कर सकते हैं। दूसरे टाइप के राइटर्स हमारे पास साटा डीवीडी राइटर हैं, जो आजकल अवेलेबल है मार्केट में, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ है। इसमें हमारे पास दो तरह की केबल्स लगती हैं, एक हमारे पास साटा डेटा केबल और दूसरी होती है साटा पावर केबल। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो आपके पास दो पोर्ट रहते हैं, जिसमें एक के साथ आप डेटा केबल अटैच कर सकते हैं और दूसरे के साथ आप पावर केबल अटैच कर सकते हैं। दोनों में यदि आप ध्यान दें तो एल शेप जैसी एक शेप बनी होती है और बिल्कुल ऐसी ही शेप साटा पावर केबल और साटा डेटा केबल में भी अवेलेबल रहती है। आप इन केबल्स को यहाँ अटैच कर सकते हैं। साटा डेटा केबल के दो सिरे रहते हैं, जिनमें एक राइटर के साथ जुड़ जाता है और दूसरा जो है आप मदरबोर्ड के साथ जोड़ सकते हैं। इसी तरह से पावर देने के लिए बड़े वाला पोर्ट प्रयोग किया जाता है, जिससे राइटर को पावर मिलती है और वो कार्य करता है। आजकल यूएसबी डीवीडी राइटर्स बहुत प्रचलन में हैं। इनको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। आप एक कंप्यूटर से लेके दूसरे कंप्यूटर में आसानी से इसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसके साथ एक यूएसबी केबल रहती है और ये एक्सटर्नली ही यूज हो जाते हैं, जबकि आईडी राइटर और साटा राइटर्स दोनों को इंटरनली कंप्यूटर के साथ अटैच करना पड़ता है। सबसे अंत में हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं, मॉनिटर्स, जो वीडीयू के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसका पूरा मतलब है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। दूसरा हमारे पास एलसीडीज के रूप में उपलब्ध है, जिनका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तीसरा हमारे पास एलईडीज के रूप में उपलब्ध है लाइट एमिटिंग डायोड। हमारे पास सबसे पहले देखें तो साइज के रूप में मॉनिटर्स अवेलेबल हैं 14 इंच, 15 इंच, 17 इंच और 19 इंच। परंतु मॉनिटर की बिजली ज्यादा खपत करने के कारण और दूसरा जगह ज्यादा घेरने के कारण इसका जो प्रयोग है अब कम हो गया है और अब काफी सारी कंपनियों ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है। इसके स्थान पे हमारे पास एलसीडीज और एलईडीज अवेलेबल हो गई हैं। एलसीडी जो 15.6 से लेके 22 इंच के साइज में अवेलेबल है। एलसीडी की सबसे बड़ी खासियत है इसका पावर का बहुत कम कंजम्पशन। इसी की तरह से थर्ड जो डिवाइस हमारे पास अवेलेबल है एलईडीज के रूप में, जो बहुत ही कम बिजली के साथ बहुत ही साफ पिक्चर क्वालिटी प्रदान करती है। जब भी हम घर के लिए कंप्यूटर बनाते हैं तो हम एक मीडियम साइज की एलईडी या एलसीडी चाहते हैं, जो 21 इंच के रूप में बिल्कुल सही रहती है। परंतु यदि आप चाहें तो अपने स्थान और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग साइज का चुनाव कर सकते हैं। इस प्रकार से अभी तक हमने जितने भी कंपोनेंट की जानकारी ली है वो सभी हमारे कंप्यूटर असेंबलिंग में इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं और इनका चुनाव हम इनकी क्वालिटी और साइज और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर। आइए अब हम सीखते हैं कि एक कंप्यूटर को किस प्रकार और कौन कौन से कंपोनेंट के साथ असेंबल किया जाता है। हम यहाँ इंटेल ड्यूल कोर कंप्यूटर तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ कंपोनेंट्स की जानकारी लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे इस वक्त जो अवेलेबल है वो है फैन। इसे हम सीपीयू कूलिंग फैन भी कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य सीपीयू को ठंडा रखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रैम। जो रैम हम प्रयोग कर रहे हैं वो DDR1 है, क्योंकि हमारा मदरबोर्ड DDR1 रैम के कंपैटिबल है। रैम आप अपने बोर्ड के अनुसार चुनाव करते हैं। जो लेटेस्ट रैम है वो DDR3 है। हम यहां उदाहरण के लिए DDR1 रैम का प्रयोग कर रहे हैं। जब हम मदरबोर्ड को फिट करते हैं कैबिनेट में तो पीछे की तरफ कुछ जगह खाली रह जाती है। उस खाली जगह को भरने के लिए हम इस पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उस गैप को फिल कर देती है। देखिए इसमें काफी सारे छेद बने हुए हैं जो मदरबोर्ड के पोर्ट्स के लिए होते हैं। इसमें अलग अलग पोर्ट के लिए अलग अलग साइज अवेलेबल रहता है और जो उसमें बिल्कुल फिट आ जाता है। जब हम मदरबोर्ड परचेज करते हैं तो हमें ये पत्ती उस मदरबोर्ड के बॉक्स के साथ ही अवेलेबल होती है। इसी तरह से जब हम प्रोसेसर परचेज करते हैं तो फैन भी उस प्रोसेसर के बॉक्स के साथ ही अवेलेबल होता है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास अवेलेबल रहता है, जो सबसे मुख्य पार्ट है, वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है। तो हम यहां पे इंटेल सीरीज का मदरबोर्ड प्रयोग कर रहे हैं। उसके पश्चात हमारे पास मुख्य पार्ट अवेलेबल है हार्ड डिस्क के रूप में। हम यहां कंप्यूटर असेंबल करने के लिए साटा हार्ड डिस्क का प्रयोग कर रहे हैं। यदि आप यहां देखें तो हार्ड डिस्क के ऊपर एक लेबल है जो हार्ड डिस्क के बारे में पूरी जानकारी अवेलेबल करवा देता है कि ये किस कंपनी की है
और इसकी जो कैपेसिटी है हार्ड डिस्क की वो क्या है, जैसे यहाँ WD की जानकारी से पता लगता है कि वेस्टर्न डिजिटल की ये हार्ड डिस्क है। और इसी तरह से 1 TB जो ये जानकारी देता है कि ये हार्ड डिस्क 1000 GB की है। और ये हमारे पास एक ब्लैक केबल अवेलेबल है। ये केबल साटा डेटा केबल है, जिसका एक सिरा हार्ड डिस्क से जोड़ दिया जाता है और दूसरा सिरा मदरबोर्ड के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड के बीच में डेटा का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे पास अवेलेबल है वो है डीवीडी राइटर के रूप में। देखिए डीवीडी राइटर जो हमने यहां प्रयोग किया है वो भी साटा डीवीडी राइटर है, जिसके साथ ये साटा डेटा केबल अवेलेबल है, जिसका एक सिरा इस डीवीडी राइटर में और दूसरा सिरा हम मदरबोर्ड के साथ जोड़ देते हैं, जिसके पश्चात इन दोनों के बीच में भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे मुख्य पार्ट अवेलेबल है वो है SMPS। SMPS जिसको हम स्विच मोड पावर सप्लाई भी कहते हैं, इसका मुख्य कार्य मेन वोल्टेज को छोटे छोटे वोल्टेजेस में बांटना होता है, और जिस कंपोनेंट को या जिस पार्ट को जितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है उतनी वोल्टेज को उस पार्ट तक पहुंचाना SMPS का कार्य रहता है। अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग केबल कलर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पे अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल है हर एक कनेक्टर के साथ, जिनका प्रयोग अलग अलग कंपोनेंट के कनेक्टर के रूप में किया जाता है, जिससे कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को पावर सप्लाई दी जाती है। देखिए SMPS के पीछे एक फैन लगा हुआ है, जिसका कार्य SMPS के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको ठंडा रखना होता है। और इसी तरह से यहां पे आप पावर केबल लगाकर डायरेक्ट इनपुट सप्लाई दे सकते हैं, जिसको जैसे हमने पहले केबल्स देखी थी उनके द्वारा छोटी छोटी वोल्टेजेस में बांटकर अलग अलग कंपोनेंट तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास अवेलेबल है वो है कंप्यूटर केसिंग या कंप्यूटर कैबिनेट के रूप में। कंप्यूटर कैबिनेट देखिए हमारे पास एक प्लास्टिक और मेटल से बना हुआ बॉक्स है, जिसमें उन सभी कंपोनेंट्स को लगाया जाता है जो हमने कंप्यूटर असेंबल करने के लिए इस्तेमाल करने हैं। इसका अर्थ यह है कि कंप्यूटर केसिंग या कंप्यूटर कैबिनेट एक कंटेनर की तरह कार्य करता है, जिसमें बाकी सभी कंपोनेंट्स को लगा दिया जाता है, जिससे कि वो सभी कंपोनेंट सुरक्षित रहे और प्रॉपरली एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य भी कर सके। हर एक कंपोनेंट को लगाने के लिए कैबिनेट में अलग से व्यवस्था रहती है, जिसको हम कुछ समय पश्चात कंपोनेंट लगाते समय पहचानेंगे और इस कैबिनेट में